हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 लास्ट टाइम पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ था। केमिकल रिएक्शन एंड आपका फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो कंप्लीट हो गया था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट थे केमिस्ट्री के। क्या उसमें मोलैरिटी लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वगैरह आपको बताया। एंड सेकेंड चैप्टर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज अ वेरी फेमस थ्योरी। उन्होंने क्या बोला था डाल्टन जी ने, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो आगे चलकर हमारी सारी थ्योरीज़ में अप्लाई होते थे। उन्होंने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, एटम। यानी कि एटम से हमारे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इन एटम में भी अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। धीरे धीरे जैसे 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी आती गई, डिस्कवरी की गई, तो उसमें हमारे प्रोटॉन के अंदर या एटम के अंदर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि उसके अंदर भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कोई मास होता है और कुछ चार्ज होता है। तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये 19th सेंचुरी के एंड तक इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसकी डिस्कवरी कैसे की गई, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने क्या किया, एक 2 प्लेटेड, ठीक है, मेटल प्लेट्स हैं ये, जिसमें ये एक डिस्चार्ज ट्यूब, उस टाइम पे जो पूरे एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर था, बहुत चलन में था कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में उसका एक्सपेरिमेंट करना है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो हमारी डिस्कवरी हुई है वो डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब में हुई है। ये डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब होती क्या है, इसमें जैसे एक कैथोड, ठीक है। कैथोड क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर एक हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट से इसे कनेक्ट किया गया, जिसके नेगेटिवली चार्ज से इसे कनेक्ट किया गया। तो आपको पता है कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज और एनोड पर पॉजिटिवली चार्ज से इसे कनेक्ट किया गया है। और ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है कि इसमें इसको वैक्यूम पंप, यानी कि इसकी सारी जो गैस है, कोई सी भी हम गैस भरेंगे वो यूज़ कर सकते हैं और गैस सारी बाहर निकाल दी जाएगी, यानी वैक्यूम उसमें फॉर्म हो जाए। एयर गैस एट वेरी लो प्रेशर उसका बिल्कुल कम कर दिया जाएगा, गैस का एकदम प्रेशर बहुत लो होगा, जिससे पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट ना कर पाएँ। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारी वोल्टेज सप्लीमेंट होता है, तो हम देखते हैं कि कैथोड से कुछ रेज़ हैं, इनविजिबल रेज़, ठीक है, जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनको नाम दे दिया था इनविजिबल कैथोड रे। कैथोड से निकल रही हैं इसलिए कैथोड रे। और ये देख रहे थे कि ये गैस पार्टिकल्स के प्रीफोटेड, अभी मैं इसका दूसरा डायग्राम आपको बताती हूँ। इसने देखा कि जैसे ये रेज़ आ रही है तो प्रीफोटेड, यानी कि ये छिद्रित होता है, मतलब थोड़ा होल्स होते हैं इसमें, तो ये पास होकर इनविजिबल रेज़ हैं, ये हमें दिखती नहीं है। तो ये पता कैसे चला कि इसमें एक फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी गई है जिंक सल्फाइड की, जिसे एक फ्लोरेसेंट कोटिंग से क्या होता है, अगर इस पर कोई भी रेज़ या पार्टिकल्स फ्लो करते हैं तो इसमें एक चमक यानी कि ग्लो नज़र आता है। तो ग्रीनिश येलो, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर पड़े इस प्लेट पर या कोटिंग पर, फ्लोरेसेंट प्लेटिंग पर जेडन सल्फाइड की या जिंक सल्फाइड की, तो उसमें ग्रीनिश येलो एक फ्लोरेसेंट दिखा। तो उससे पता चला कि कुछ रेज़ हैं जो इस पर क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो इनको इनविजिबल, इनका कोई इनको देख नहीं सकते थे यहाँ से यहाँ तक, तो इनको इनविजिबल कैथोड रे बोला गया। अब ये कैथोड रे को ही नेगेटिवली चार्ज थी, तो इनको नाम दिया गया, जो कैथोड रे हैं वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनको इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। आपने देखा कि वो नेगेटिव यानी कि कैथोड से मूव कर रही थी पॉजिटिव की तरफ, तो दीज आर नेगेटिवली चार्ज। एंड दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चलेगा, अगर हम कोई ओपेक चीज़ रख दें जिसमें लाइट आर पार नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसमें से
उसका कोई शेडो बनता है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो दे ट्रैवल, अगर हमने इसमें ओपेक मटेरियल रखा तो वो उसकी शेडो कुछ ना कुछ बनेगी पीछे, तो हम कह सकते हैं कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या करती हैं ये रेज जो हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दे पोजेजेस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है, तभी जाके मूवमेंट हो पाता है। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है कैथोड रेस, उनको ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पूरा डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर से लगा दिया जाए तो वो डिफ्लेक्ट होता है टू किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो वो पॉजिटिव की तरफ क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हम लगाते हैं तो भी वो डिफ्लेक्टेड शो करती हैं क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट, आपने देखा क्या है, हमने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल वहाँ पर उसमें रखा था, तो जो इनविजिबल रे थी वहाँ पर फ्लोरेसेंट शो करती थी, क्योंकि फ्लोरेसेंट मटेरियल हमें बताता है कि कोई पार्टिकल उसमें गिरता है तो वो फ्लोरेसेंट ग्रीनिश येलो आपको दिखा था। दे आर नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड मटेरियल, सपोज हमने कोई ऑन चेंजिंग द गैस, इसमें गैस मटेरियल चेंज कर दिया और या फिर इलेक्ट्रोड मटेरियल उसका चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड की प्लेट चेंज कर दी, तो हमने क्या देखा कि कैथोड रेस रिमेन सेम, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेस की रिमेन सेम, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज ही हैं, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफ्लेक्ट करती हैं। तो दे आर नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड मटेरियल, मतलब इलेक्ट्रोड मटेरियल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करती, वो अपनी वैसे ही प्रॉपर्टी शो कर रही हैं जैसे कि पहले कर रही थी। द पार्टिकल ऑफ द कैथोड रेज, जो इन कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं आर फंडामेंटल, मतलब बेसिक यूनिट्स हैं वो, तो इट इज़ कॉल्ड, इसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द कैथोड रेज इज़ द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जे थॉमसन ने इनके चार्ज और मास का रेशियो बताया। ई चार्ज मीन्स ई से डिनोट करते हैं चार्ज को, और मास को एम से। ई बाई एम का रेशियो बताया कितना है उनका, उन्होंने कैलकुलेट किया तो 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम। कूलाम इज़ अ चार्ज की यूनिट कूलाम, और मास की पर kg, ठीक है। तो 1.75 इंटू 10 की पावर 11। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया या ऑब्जर्व किया या डिस्कवर किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बारे में बताया, और उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि हम उससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफाइन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, उन्होंने उसकी वैल्यू निकाली 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, जो कि अब प्रेजेंटली हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वेरीफाइड हुआ है, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है इस वैल्यू में, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकली है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। फिर हम इससे उन्होंने बताया कि हम इससे मास निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज मास रेशियो, उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो वही है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 की पावर -19, दिस इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज पर मास रेशियो, जो कि हमारा यहाँ पे निकला था, वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मास आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31, इससे हमारी वैल्यू निकली थी। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये भी सेम थोड़ा सा वैसे ही है जैसे उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था डिस्चार्ज ट्यूब में, इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रोटॉन की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, वैसे तो मेनली आप रदरफोर्ड का नाम ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन इन्होंने मेन जो कॉन्सेप्ट था वो गोल्डस्टीन ने दिया था। एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई है वो कैनाल रेज या एनोड रेज से हुई है। इसमें जो वहाँ पर जो हमारा कैथोड रेज था या इलेक्ट्रॉन के केस में गैस प्रेशर था बहुत कम था, यहाँ पर गैस प्रेशर को थोड़ा मैक्सिमम किया गया, मतलब बढ़ाया गया, वहाँ पे बहुत ही मिनिमाइज बिल्कुल ना के बराबर था। एंड इसमें प्रिफोर्टेड, वहाँ पर क्या था, एनोड को प्रिफोर्टेड यूज़ किया था, यहाँ पर प्रिफोर्टेड कैथोड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या था, प्रिफोर्टेड एनोड था, यहाँ पर प्रिफोर्टेड कैथोड, मतलब छेद होते हैं इसमें। गैस प्रेशर बहुत हायर है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन के केस में। तो जैसे ही हमने यहाँ प्रिफोर्टेड कैथोड यूज़ किया है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि ये एनोड है और ये कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव क्या होगा, ये इसमें प्रेशर क्या है, आप प्रेशर इसमें लिखना पड़ेगा, प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर है 10 की पावर -1 mm, इन उससे थोड़ा ज़्यादा है। अगर उसमें गैस प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है तो गैस पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, तो गैस पार्टिकल की होने की वजह से गैस आयनाइज होते हैं,
ठीक है। जैसे हम इसमें मूवमेंट या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके आयनाइज होंगे गैस मॉलिक्यूल, जो कि इलेक्ट्रॉन आयनाइज होने के बाद मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ। और ये कुछ विजिबल रेज होती हैं जिसको हम देखा जा सकता है, कलर्ड रेड होती हैं। यहाँ पे फ्लोरेसेंट पर ये फोकस डालती हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ रेज या एलिमेंट या पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इसकी कुछ पार्टिकल हैं तो इनको हम कह देते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज रेज भी बोलते हैं, एनोड रेज बोला जाता है, कैनॉल रेज भी इन्हीं को बोला जाता है। और इस केस में ये है, वहाँ पर क्या था कि हम इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर रहे थे तो हमारा जो कैथोड रेज थी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी। बट इन केस ऑफ कैनॉल रेज, इलेक्ट्रोड मटेरियल को अगर हम चेंज करते हैं, मेटल अगर हम चेंज कर दें तो कैनॉल रेज की या एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टी, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये मैंने आपको पहले बता दिया, कलर्ड रेड होती हैं, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की थ्रू मूव करें, आप देख रहे हैं ये इधर से इधर की नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज रेज। दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल हैं। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड रेज मेड अप ऑफ गैसियस साइड, नॉट द पार्टिकल। वहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि कैथोड रेज जो हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन का नाम बोल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन से मिलकर बनती हैं या प्रोटॉन के पार्टिकल्स होते हैं। कि एनोड रेज जो है मेड अप ऑफ गैसियस आयन, ठीक है, प्रोटॉन नहीं है। अभी आपको टर्म समझ में आ जाएगी। प्रोटॉन का जो चार्ज पर, एनोड रेज जो होती हैं कैनॉल रेज, चार्ज पर मास जो उनका रेशियो होता है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रोड मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज होगा तो कैनॉल रेज की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी, बट कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल पर। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में हम देखते हैं कि एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, केवल हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि इसका एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो केवल एक प्रोटॉन की वजह से हो रहा है, यानी कि एक ही है उसमें चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एंड मास 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी थी कि कैनॉल रेज जो पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखा गया जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद देखा गया क्यों आया ये, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें उन्होंने देखा कि उनका इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए और प्रोटॉन का मास भी देखा गया तो वो कुछ ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि अगर हम माइनस करते हैं तो उसका दुगना आना चाहिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अगर हमारा 2 है तो एटॉमिक मास हमारा क्या आता है कई बार, जैसे 4 से 7, जैसे लिथियम का अगर हम ले लें, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास होता है 7, आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो कायदे में तो हम कहते हैं कि उसका डबल होता है एटॉमिक मास, लेकिन 3 का डबल तो 6 होगा, लेकिन वो क्या होता है एटॉमिक मास 7, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो इसका मास है वो किसकी वजह से, यानी कि कोई अनदर पार्टिकल भी एटम में है। तो तब इसकी डिस्कवरी की गई न्यूट्रॉन की। वैसे कॉन्सेप्ट में तो ये पहले आ चुका था बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में कि हाँ कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हम अभी नहीं आ पा रहे हैं सामने, बट धीरे धीरे जैसे जैसे 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने की 1932 में। इन्होंने क्या किया, एक बोरॉन प्लेटेड ली, उसमें अल्फ़ा रेस बम्बार्ड किया, बम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फ़ा रेस। उन्होंने देखा कि कुछ रेस निकल रही हैं अल्फ़ा रेस जो कि न्यूट्रल रेज है ना, ये चार्ज की तरफ के। न्यूट्रल रेज कैसे पता लगा, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किया तो ये ना तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ना पॉजिटिव की तरफ ना ही नेगेटिव की तरफ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने इसमें अप्लाई किया तो भी इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं है। तो हम इससे कह सकते हैं कैसी रेज हैं, न्यूट्रल रेज है, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज। फिर इन्हीं रेज को हम एक वैक्स से पास किया गया तो उसमें से प्रोटॉन्स निकले। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स का देखा गया कि कुछ एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स यहाँ एब्जॉर्ब किए गए हैं, तो इसका वेट जो है, इसका वेट जो यहाँ पर रेज थी और इसका वेट जो यहाँ पे निकली है, इनके वेट में डिफरेंशिएट है, यानी कि इसका वेट इससे ज़्यादा निकला। तो इसका मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स है कि जिनको डिस्कवर नहीं किया जा सकता। तो इन रेस का नाम जो न्यूट्रल रेस थे, इनको हमने, जिन पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, इनको हमने न्यूट्रॉन नाम दे दिया। दिस पार्टिकल हैव स्लाइटली ग्रेटर देन, लिखा भी है जो ये पार्टिकल हैं ये स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन। मास में क्या होते हैं, प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। अभी आपको इसे समझ में आया।
ये न्यूट्रॉन का आपको इससे समझ में जाएगा। सपोज ये हाइड्रोजन है और इसको हीलियम से कंपेयर किया जा रहा है कि हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक मास कितना होता है 1 और हीलियम का होता है 2। हमने देखा कि इनकी जो यूनिट को सेम कर दीजिए, ये 1 यूनिट है सपोज, तो ये 2 यूनिट है। अगर मैं इसको भी 2 यूनिट कर दूँ, ठीक है, इसको 2 यूनिट कर दूँ, मतलब 2 हाइड्रोजन के ले लूँ तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2। और अगर मैं 2 हीलियम के एटम ले रही हूँ तो उसका 2 2 जो 4, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये इसका डबल हो रहा है, ठीक है। ले रही हूँ मैं सेम, बट अगर हम इसमें देखें कि अगर मैं 4 हाइड्रोजन लूँगी तब जाके वो किसके, हीलियम की 2 यूनिट के बराबर, 2 AMU यूनिट के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकालें या 2 ही प्रोटॉन होंगे, अगर He2 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर निकल जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद भी अगर इनका कंपेयर करते हैं हम मास, तो भी ये हाइड्रोजन के 4 उससे मॉलिक्यूल से या 4 एटम से ज़्यादा आता है। क्यों आता है, वो न्यूट्रॉन की वजह से आता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर हमने इसका देखा है कि हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो 2He4 एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे आते हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लेना पर्सनली। थैंक यू।